आप पहले की क्लास में इटली को एकीकरण पढ़े हो ना। अच्छा, जर्मनी का पढ़ा था। हाँ, पहले जर्मनी का पढ़ा था। हमने जर्मनी के एकीकरण पढ़ लिया और आज आप ई क्लास में पढ़ांगा इटली को एकीकरण। लेकिन खास बात यह है कि जर्मनी और इटली को एकीकरण दोनों मतलब मिले जुले हैं, एक दूसरे के बिना अधूरा है। आपस में कहानियां मिक्स है और ले पही वास्ते एक चीज पढ़ ली तो दूसरे में हेल्प कर सी यहाँ पर। तो जर्मनी के एकीकरण याद है तो आपकी बहुत हेल्प करेगी कहाँ इटली के एकीकरण में। दूसरी बात, नेपोलियन नेपोलियन यूरोप के बहुत बड़े भूभाग को जीतकर अलग अलग ग्रुप बनाए थे। जैसे वहां संगठन बनाया था ना, राइन संघ 1806 में, उससे वहां एक जर्मनी में एकता की भावना पैदा हो गई। इसी टाइप से इटली के भी एकता का जन्मदाता कौन है? नेपोलियन। नेपोलियन ने यहाँ भी 9 साल पहले, जर्मनी से 9 साल पहले 1797 में कार सिस एल्पाइन रिपब्लिक की स्थापना कर दी। तो मतलब दोनों में कॉमन चीजें क्या है कि दोनों का एकीकरण एक साथ लगभग चलता है, एक दूसरे की हेल्प हो रही है। और तीसरा, दोनों में एकता का जन्मदाता कौन है, प्रेरक तत्व कौन है? फ्रांस का नेपोलियन। और दोनों का ही सबसे बड़ा जो बाधक तत्व कौन है? ऑस्ट्रिया। तो काफी बातें क्या है, कॉमन है। इसलिए हेल्प होगी आपको यदि आपका जर्मनी का एकीकरण याद है तो इटली के एकीकरण तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। देखो समझ के पढ़ोगे तब तो दिमाग में ऐसा बैठ जाएगा कि कभी निकलेगा नहीं। और बिना समझे पढ़ोगे, लाइन पढ़ लिया, खड़ा कर लिया, घोड़ा कर लिया, पेपर दे आया, नींद आ रही है, मुंह धो रहे हैं, अलार्म बाज रही है, उठी जन कौन लाग रही हो, दिमाग में टेंशन है, बहुत फिर परेशान होने को फायदो कौन। इसलिए एकीकरण आज इटली का पढ़ांगा बा और तुम्हें मजा आ जाएगा कि सर ऐसे भी हम पढ़ सकते हैं क्या। तो आज अपना टॉपिक है इटली का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो जैसे हमने जर्मनी का एकीकरण पढ़ा था ना, ठीक वैसे ही पॉइंट किसके हैं? इटली के। ठीक वैसे ही पॉइंट किसके हैं? इटली। तो आओ, इटली को जो एकीकरण है, आज को पहला तो मैं तो मानचित्र बता दूं कि आज जो इटली का जो मानचित्र है, लेकिन उस समय इटली ऐसा नहीं था। कैसा था, सारी चीजें पढ़ेंगे। तो इधर देख लेते हैं, ठीक है। आज को जो इटली देखने लग रहे हो वो है इटली। आज का जो इटली है वो ये वाला है। आज का इटली ये वाला है। उस समय का तो इटली अलग अलग कई राज्यों में बंटा हुआ था, हम देखेंगे कैसे। तो सर इटली के एकीकरण में क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले हम हर टॉपिक की क्या पढ़ते हैं? पृष्ठभूमि। ये एक पैटर्न है, उसको फॉलो करोगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम सर क्या पढ़ेंगे? पृष्ठभूमि। दूसरा दूसरा ध्यान रखना, सहायक तत्व और बाधक तत्व है। उधर भी तो पढ़ा था हमने सहायक, मतलब आप पैटर्न मत चेंज करो ताकि चीजें अपन कम याद रखनी पड़ेगी। कम शब्दों में बहुत सारी चीजें हम साथ याद कर लेंगे। तो दूसरा हो जाएगा सहायक व बाधक, दोनों ही पढ़ लेंगे। सहायक व बाधक तत्व, सहायक व बाधक तत्व। फिर हम पढ़ लेंगे क्या? एकीकरण का चरण पढ़ लियो या के बोल दियो घटनाक्रम। और लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? सेम है, उधर क्या पढ़ा था? तथ्य। ये भी क्या हो जाएगा? तथ्य। सेम पॉइंट चल रहा है भाई। आपको सेट करना है ना कि कौन सा मैटर कहां सेट करना है। भी मूल उद्देश्य ये है कि सब जगह सेम लिखा हुआ है, लेकिन कहीं कुछ लिखे कहीं कुछ क्या, तारतम्यता नहीं है। तो आपको इजी वे में याद करना है कि हम ऐसा पढ़े, इस तरीके से मैटर पढ़े कि अपने दिमाग को निकले नहीं, लॉन्ग टाइम तक आपने याद रहे। विशेष तौर पे परीक्षा दिन एग्जाम होल तक आपने याद रहे। मेन चीज वो है, भी उद्देश्य लेगा बस सारो ताम झाम करने लग रहा। ठीक है। तो सब पहला वो इटली पढ़ांगा। तो इटली को एकीकरण, आज इटली थे वो देखने लग रहे, लेकिन उन टाइम इटली होगा नहीं। तो कुछ एक देश है आप देख लेंगे अगले बगल में। गुरुजी अठे ऑस्ट्रिया है, ये देखो क्या है? ऑस्ट्रिया। अठे के है वो देखो जर्मनी। तो देखो पहली बात, जर्मनी इटली को एकीकरण साथ साथ हो दोनों को बात एक तत्व गुण ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया नहीं चाह रहा था दोनों को गेहो के हो एकीकरण हो। और वो बगल में किसो देश है गुरुजी? वो बगल में है फ्रांस। और मैं थाने कहो कि फ्रांस को राजा हो गुण नेपोलियन। बड़ आस पास इलाकों जीत के बड़े अलग अलग छोटे छोटे राज्य का ग्रुप बना दिया। तो उन्होंने जर्मनी का तो बनाया था राइन संघ 1806 में, इसलिए जर्मनी के लोगों में एकता की भावना की। फ्रांस के नेपोलियन ने इटली
को जीतकर इटली वाले इलाके में क्या बनाया था? कौन सा? कार सिस ए अल्पाइन रिपब्लिक। तो इटली के लोगों में उस वजह से एकता की भावना। तो हमने कहा नहीं, लिप्सन कहते हैं कि आधुनिक विश्व के मजाक में एक मजाक ये भी है कि जर्मनी का एकीकरण का जन्मदाता क्या नेपोलियन। दोनों ही मतलब दोनों के है ना। जो पाकेस कहा कि एकता का प्रेरक तत्व कौन सा है? नेपोलियन। भले ही वो फ्रांस का था, वो नहीं चाह रहा था कि उनमें एकता की भावना नहीं, जाने अनजाने में ये सब हो गया। चलिए सर, ये बात तो समझ में आ गई। अब मैं पृष्ठभूमि के अंदर कुछ बातें बताऊंगा जेकि अपन ध्यान रखनी। तो पृष्ठभूमि पढ़ेंगे पहले। सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि 1797 कब? 1797 में कार क्या सिस अल्पाइन क्या रिपब्लिक, सिस रिपब्लिक, सिस अल्पाइन रिपब्लिक का गठन किया सर किसने? नेपोलियन ने। किसने? नेपोलियन। मतलब फ्रांस का जो नेपोलियन था ना, उसने इटली वाले इलाके को जीतकर वहां क्या किया? 1797 में कार सिस अल्पाइन रिपब्लिक एक संगठन को गठन करियो। उसका गठन किसने किया? नेपोलियन। नेपोलियन कहाँ का था? फ्रांस का। उस वैसे उस ग्रुप में जो इलाका आया, जो लोग आए, उनमें एकता की भावना उन्हें जन्म लेना स्टार्ट कर दिया। जो जगह की परिणति हम इटली को एकीकरण के रूप में आप देखा। सर ये तो समझ में आ गया। अब मैं यार एक नए मानचित्र में था दोनों ही बातें बताऊंगा, क्योंकि इसको जूम करके देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जूम करके देखना पड़ेगा। तो आओ आप, मैं रेखा चित्र के माध्यम से भी बताऊंगा, माइंड मैप के माध्यम से भी बताऊंगा, और इसमें भी बता दूंगा आपको। तो तुम्हें याद हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। देखो, पहले तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूं इटली कैसा था, जो आपके नोट्स में लिखा हुआ है, क्योंकि नोट्स वाला भी तो ध्यान याद रखना है। पहले तो आप ऐसे समझो, फिर मैं उधर समझाऊंगा। एक तरीके से माइंड मैप में याद रखो ये इटली है, ठीक है। तो इटली के इधर जो थे ना, वो याद रखो एस पी। एस से क्या हो जाएगा? सार्डिनिया। पी से हो जाएगा पीडमांट। गुरुजो राजसमंद लगे, राजसमंद कौन? दो राज्य है, सार्डिनिया पीडमांट। इधर मैप में और बताता हूं आपको। ये है ना, ये मैं ऐसे लिख रहा हूं सार्डिनिया, और ये क्या है? पीडमांट। सार्डिनिया पीडमांट। ये इटली के क्या हो गया? न तो उत्तर में है और न पश्चिम है, तो इस साइड में हो गया, मतलब नॉर्थ वेस्ट। तो देखो ये नॉर्थ वेस्ट ही तो है। अरे ये नॉर्थ वेस्ट ही तो है, उत्तर पश्चिम हो गया। इसमें एसपी याद रखो, ठीक है। सार्डिनिया पीडमांट। यहां राजतंत्र हुआ करता था, और यहां का राजा था कौन? विक्टर एमनुअल, सिवाय वंश का। यहां का राजा कौन है? यहां का राजा विक्टर एमनुअल। यहां का राजा कौन है? विक्टर एमनुअल। कौन से वंश का है? सेवाय वंश का है। मतलब किस तरीके से इटली का अलग अलग टुकड़ों में विभाजन हो रखा था। ये वाला इलाका मतलब क्या है? उत्तर पूर्व। तो मतलब नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में इधर ये देखो, मैं यहां लिख रहा हूं एल वी। एल वी, एल वी से क्या हो जाएगा? लोम्बार्डी और वेनेशिया। लोम्बार्डी और वेनेशिया नॉर्थ ईस्ट में है, तो मैं यहां लिख रहा हूं एल वी। एल से क्या हो जाएगा? लोम्बार्डी। लोम्बार्डी और वेनेशिया। याद आया? और यहां इसका किसका प्रभाव था? यहां क्यों ऑस्ट्रिया की तरफ है, तो ऑस्ट्रिया का यहां क्या था? प्रभाव था। यहां किसका प्रभाव था? ऑस्ट्रिया। मतलब किस तरीके से इटली अलग अलग क्षेत्रों में बंटा हुआ था, अलग अलग लोग वहां शासन कर रहे थे। तो ऑस्ट्रिया के बगल में एलवी, तो क्या है? लोम्बार्डी और वेनेशिया। फिर याद रखना मध्य। मध्य बोलेंगे तो ये देखिए, ये क्या लिखे है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी किसका राज्य है? पोप का। वेटिकन सिटी तो बहुत छोटा है, पहले पोप का बड़ा राज्य हुआ था मध्य, रोम।
रोम जो कैथोलिक अंग्रेज है उनका सबसे बड़ा जो धर्मगुरु है वो पोप वहां बैठता था। तो ये रोम पोप का राज्य था। तो मध्य में क्या है सर? मिड में पोप का राज्य है। पोप, पोप का कौन सा था? रोम राज्य। ठीक है। और पोप कौन था? पायस 9। नीचे याद रखना एनएस। चलो मैं यहां लिख रहा हूं, नीचे आप ऐसे याद रखो। इधर क्या है सर? इधर है एनएस। एनएस का मतलब नेपाल्स, नेपाल्स। और एस से क्या हो जाएगा? सिसली। नेपल्स और सिसली जो था वहां कौन सा वंश था? बूर्बो वंश। बूर्बो वंश। वहां का राजा था फ्रेडरिक। राजा का नाम क्या था? फ्रेडरिक। थारे बात समझ में आई के? क्योंकि थारे नोट्स में चित्र बना के दे रखे मैं, तो वो चित्र तो बनाना जरूरी है। लेकिन आप साथ साथ समझ रहे हो। एसपी सार्डिनिया पीडमांट यहाँ का राजा है, सेवाई वंश का एमिनुअल सेकंड विक्टर। एलवी ऑस्ट्रिया की तरफ, ऑस्ट्रिया का प्रभाव है। लोम्बार्डी और वेनेशिया। मध्य में पोप, मिड में कौन है? पोप। मिड में कौन है? पोप। ये देखिए ये नीचे एनएस, नीचे मैं लिख रहा हूं एनएस, ये नेपल्स और ये कौन सा है? सिसली। नेपल्स और सिसली, मतलब आप समझ रहे हो ना, अलग अलग राज्य है जहां अलग अलग लोगों का क्या है? प्रभाव है। और बीच में कुछ छोटे छोटे राज्य थे, उनके लिए मैं लिख रहा हूं पीएमटी। बीच में छोटे छोटे राज्य मैं लिख रहा हूं। यार ये तो नहीं चलेगा, आपको कौन सा दिख जाएगा? ये दिख जाएगा। तो बीच में छोटे छोटे राज्य थे, पीएमटी। याद रहे जी, परमा, मेडोना, टस्कनी। परमा, मेडोना, टस्कनी। पहले भौगोलिक स्थिति समझना जरूरी है। हम इतिहास पढ़ रहे हैं, देखे देख भूगोल का देखो कितना बड़ा रोल है इसमें। पीएमटी, अरे विज्ञान में आपने डॉक्टर बनने वास्ते अब तो नीट है, पहले क्या होती है? पीएमटी, परमा, मेडोना और टस्कनी। और मैं लिख रहा हूं यहां फ्रांस की सीमा पर दो छोटे छोटे राज्य हैं, उनको लिखना जरूरी है। और उनका नाम है सर क्या? उनका नाम है नीस और सेवाय। नीस और सेवाय। नीस और सेवाय, ये फ्रांस की सीमा के पास है। नीस और सेवाय। तो इटली यहाँ अलग अलग भागा में किए बंटे हुए। इटली इस तरीके से बंटा हुआ है। क्लियर? सबसे बड़ा बाधक तत्व कौन सा है? ऑस्ट्रिया। इटली में एकता का प्रेरक तत्व या जनक कौन है? कौन? नेपोलियन। जर्मनी में एकता का जो जन्मदाता कौन है? नेपोलियन। उधर तो राइन सिंह बनाया था, यहाँ कार सिस अल्पाइन रिपब्लिक। अब थाने पता है कि नेपोलियन ने राधियो 1815 का कौन सा युद्ध? वाटरलू। नेपोलियन ने सब यूरोप के लोगों ने मिलकर मारा था। वाटरलू के युद्ध में कैद करके भेज दिया था टापू पर, वहां उनकी मृत्यु हो जाती है 1821 में। मतलब नेपोलियन के पतन के बाद, नेपोलियन का जैसे ही पतन हो गया तो इन देशों को लगा कि यार, मतलब जो इलाके उन्होंने इकट्ठे किए हैं उनमें वापस राष्ट्रवाद की भावना तोड़ी जाए। उसमें जो पावरफुल देश था इस बेल्ट में वो था ऑस्ट्रिया। वो नहीं चाह रहा था कि अपने बगल में कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग जो कंट्री है वो खड़ा हो, इसलिए ऊपर परसा, उसने तो परसा ने ऑस्ट्रिया को दबाकर जर्मनी की एकीकरण कर दिया। इसी के पैरेलल किसका एकीकरण चला? इटली का। ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक तत्व था। अब अपन ध्यान रखेंगे सर, पृष्ठभूमि में तो हमने ये देखा। पृष्ठभूमि में एक बात अपन और याद रखनी है, बाकी याद रखनी है। आप देखियो कि 1815 में मृत्यु के बाद यूरोप का दोबारा दोबारा किस तरीके से व्यवस्था होगी, इसलिए एक कांग्रेस का आयोजन किया गया था। क्योंकि ऑस्ट्रिया नहीं चाह रहा था ना, इसलिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 कौन सी कांग्रेस? वियना कांग्रेस। उसमें यूरोप के छोटे छोटे देशों का भविष्य तय किया गया था। क्योंकि ऑस्ट्रिया का विदेश मंत्री था मेटरनिक, उसे यूरोप का पुलिस मैन कहते हैं। वो सब पर कंट्रोल रखना चाहो। बड़े वियना कांग्रेस ही वास्ते बुलाई कि कोई भी आसपास स्ट्रॉन्ग राष्ट्र है वो खड़े नहीं हुए। और आपने पता है कि जर्मनी पर भी कंट्रोल करने का प्रयास करिए। उस वियना कांग्रेस में इटली को भी मतलब अलग थलग करने का प्रयास किया गया। और मेटरनिक का कोटेशन है कि इटली केवल एक भौगोलिक मात्र अभिव्यक्ति है, इटली कोई देश है ही नहीं। तो मतलब इनमें सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का वो कूटनीतिक कौन? मेटरनिक। तो इस व्यवस्था को खत्म करने के बाद में अभी प्रश्न में लिख रहा हूं 1815 में कौन सा? वियना कांग्रेस। अरे थर बादड़ी समझ में आगे, ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है सर। किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और इसमें मेन प्रभाव किसका था? मेटरनिक। मेटरनिक भी कहाँ का है? ऑस्ट्रिया का है। मेटरनिक ने क्या मापा? मेटरनिक को क्या बोलते हैं? ये यूरोप का पुलिस मैन है। ये यूरोप का क्या है?
यूरोप का क्या है, पुलिसमैन। इनके बोलता यूरोप का पुलिसमैन, वही तो तय करने लग रही है। और मेटरनिक कहता था कि इटली केवल भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र है, इटली केवल भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र है। क्या मानता था? केवल भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र है। तो मेटरनिक के बारे में अपन याद रखना है। वियना कांग्रेस में इनको तोड़ने का प्रयास किया गया कि कहीं राष्ट्रवाद की भावना, तो आपने पता है कि जर्मनी में भी आप देखियो। तो ये तमाम चीजें चल रही है। अब हम पढ़ेंगे पृष्ठभूमि में, इतना ही बात याद रखेंगे। पृष्ठभूमि के बाद क्या देखेंगे? सहायक व बाधक तत्व, कि कौन से तत्व है वो सहायक है और कौन से तत्व है बाधक है। तो मैं थाने पहले बता देता हूं, फिर सारी बात लिखांगा आप। एक तो इनके अंदर 4 आदमियों का योगदान है, वो सारे सहायक है। 3 बातें और है, मतलब 7 जो फैक्टर है वो सहायक है। कितने टोटल फैक्टर है? 7। सबसे पहले याद रखना कि इटली के अंदर एक संस्था बनी। वैसे संस्था की स्थापना तो जो होती है वो होती है 1810 में, वियना कांग्रेस से पहले हो जाती है। और उस संस्था का नाम है कार्बोनरी संस्था। कार्बोनरी संस्था का मतलब अर्थ होता है कि कोयला झोंकने वाली, भट्टी में कोयला झोंकने वाली संस्था कार्बोनरी संस्था। बिंगा सारा जगह मध्यम वर्ग का लोग अपनी संस्था का क्या थे? सदस्य थे। और वहां से स्टार्ट होता है इटली के एकीकरण की, आप कैसे कहा की भावना। तो वो क्या करते थे, कार्बोनरी संस्था इटली को स्वतंत्र कराना चाहते थे। उनके 2 उद्देश्य थे, विदेशियों को इटली से बाहर भगाना, क्योंकि अलग अलग लोग बैठे हैं, तो विदेशियों को बाहर भगाना और वैधानिक स्वतंत्रता की प्राप्त करना। इसलिए कार्बोनरी संस्था ने 1810 में स्थापना होती है। 1820 और 21 नेपल्स और पीडमांट में विद्रोह करवा दे, लेकिन मेटरनिक ने दमन कर दिया। नेपल्स और पीडमांट, अब नेपल्स कहाँ है? कहाँ है नेपल्स? नेपल्स और पीडमांट इधर है। तो नेपल्स और पीडमांट में ये कार्बोनरी संस्था विद्रोह करवाती है, लेकिन मेटरनिक ऑस्ट्रिया का उसने क्या कर दिया? दमन कर दिया। तो कार्बोनरी संस्था वहां ने ध्यान रखने। तो एक तो कार्बोनरी संस्था हो गई। उसके अलावा याद रखना, ये एसपी बताया था ना आपको, कौन सा? इधर देखो, पहले तो कार्बोनरी संस्था की बात कर ले। नेपल्स और पीडमांट में कार्बोनरी संस्था की स्थापना 1810-20 में नेपल्स और पीडमांट, पहले नेपल्स और पीडमांट में 1820-21 में विद्रोह कराया, लेकिन मेटरनिक ने क्या कर दिया? ऑस्ट्रिया के दमन कर दिया। तो एक सहायक तत्व तो ये हो गया। दूसरा उदारवादी राजतंत्र। उदारवादी राजतंत्र का मतलब क्या? एसपी। सार्डिनिया और पिंटमांट का जो राजा था ना, इधर देखो, सेवाई वंश का कौन? विक्टर सेकंड एमनुअल। वो उदारवादी राजतंत्र था, राजा तो था लेकिन उदारवादी था। तो वो एक मतलब प्लस पॉइंट हुआ इनका। उन्हीं के नेतृत्व में बाद में इटली का क्या होता है? एकीकरण। जैसे जर्मनी के एकीकरण प्रसा के नेतृत्व में, वैसे सार्डिनिया और पिंटमांट के नेतृत्व में इनका। तीसरा, पोप का उदारवादी रवैया। पोप था ना, वो उदारवादी रवैया था, उसने बहुत से बंदियों को क्या कर दिया था? रिहा कर दिया था। ये एक कारण। हालांकि पोप बड़ा बाधक भी है, सहायक भी है, दोनों एंगल से हम देखेंगे। ठीक है, 3 कारण तय हो गया, कार्बोनरी, एसपी, उदारवादी राजतंत्र और पोप वाला। अब 3 कारण ये हो गए। 4 कारण और याद रखना। 4 और कौन है? मेजिनी। सबसे पहले मेजिनी की बात करेंगे। मेजिनी को इटली की आत्मा और मसीहा कहते हैं। मैं मेजिनी, मैं मसीहा, इटली की मसीहा आत्मा। मेजिनी क्या करता है? मेजिनी यंग इटली, युवा इटली को गठन करे, लेकिन करे फ्रांस में। करे फ्रांस में, यंग इटली या युवा इटली। और क्योंकि फ्रांस में कर रहा है, इसलिए उस यंग इटली या युवा इटली के झंडे पर एक तरफ एकता और स्वाधीनता लिखा था, एक तरफ फ्रांस की क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। उसका नारा था कि भाइयों, ईश्वर पर भरोसा रखो, इटली वासियों तुम एक हो जाओ और इटली को मुक्त कराओ। और उसने कहा कि यदि परिवर्तन लाना है समाज में, नेतृत्व युवाओं के हाथ में दे दो, क्योंकि युवा इटली नाम है और युवाओं में असीम शक्ति छिपी हुई है। अब युवा तो नहीं, पहले की बात है, अब तो युवा में रही कौन सकती। हाँ, चक्कर है। तो ध्यान रखना भाइयों, एक हो जाओ, परमात्मा पर विश्वास रखो, इटली को क्या कराओ? मुक्त कराओ। और इटली का अर्थ तुम जिंदा हो, ये सबसे पहले किसने कहा था? मेजिनी ने कहा था। याद रह जाएगा क्या? मेजिनी के बाद हम किसकी बात करेंगे? किसकी बात करेंगे? है काउर। काउर की बात करें? पहले गेरिबाल्डी की बात कर लेते हैं। गेरिबाल्डी भी पहले यंग इटली का क्या था? सदस्य था। गेरिबाल्डी, जिसे इटली की तलवार कहते हैं, गेरिबाल्डी का ये योगदान है।
उसको मृत्युदंड की सजा वजह हो गई तो वो भगे अमेरिका चला गया था, फिर वापस आया था 1841 में, उसने लाल कुर्ती दल बनाया था। कौन सा? लाल कुर्ती दल। और उसका योगदान ये है कि साउथ वाली इटली जीतकर उसने दिया था, नेपल्स और सिसिली जीतकर इटली को दे दिया और कह दिया कि देश सेवा से बड़ा कोई पुरस्कार है नहीं है, देश सेवा से बड़ा कोई पुरस्कार नहीं, बाकी दूसरा पुरस्कार मुझे चाहिए नहीं और इटली तुम अमर रहो। तो इस टाइप का था कौन? गैरिबाल्डी, जिसे इटली की क्या कहते हैं? तलवार। अब हम बात करेंगे किसकी? कावूर। किसकी बात करेंगे? कावूर। जिस तरीके से बिस्मार्क प्रधानमंत्री बना परसा का, वैसे ही इसका सार्डिनिया और पीडमांट का राजा कौन है? विक्टर एमुनुअल सेकंड। उसका प्रधानमंत्री बना कौन? कावूर। कावूर क्या बना? प्रधानमंत्री। और कावूर प्रधानमंत्री बना था 1852 में। 61 में इटली के एकीकरण से पहले मृत्यु हो गई, लेकिन एकीकरण को मोटो मोटो काम आधारशिला बना रख दी। कावूर ये कहता था, वैसे सैनिक था, सैनिक शिक्षा प्राप्त करी, इंजीनियर भी हो, ठीक है, वो थोड़ा एडवांस लेवल का आदमी हो, बन के हो कि तुम मानो या मत मानो, हमारा एकीकरण फ्रांस पर निर्भर है, हमारा भविष्य किस पर डिपेंड कर रहा है? फ्रांस पर। कैसे निर्भर कर रहा है? जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि मुझे क्या करना है? इटली को विदेशियों, विदेशियों मतलब ऑस्ट्रिया, मुझे इटली को विदेशियों से बचाना है, मतलब ऑस्ट्रिया से बचाना है, मुझे इटली को अनिष्टकारी मतलब फ्रांस से बचाना है, और मुझे सिद्धांतों और पागलों से भी बचाना है इटली को। सिद्धांत और पागल कौन? मेजिनी और गैरिबाल्डी, उनसे भी बचाना है, वो पागल है। वजह क्या है अभी बात कर लेंगे, विचारधारा प्रश्न में एक पॉइंट और बताऊंगा, उससे आपको समझ आ जाएगा। और इस तरीके से कावूर जो प्रधानमंत्री बना, सार्डिनिया का, उसकी वजह से ये सब हुआ। इसलिए फिलिप्स महोदय ने कहा कि एक राष्ट्र के रूप में यदि इटली का कोई जन्मदाता है तो वो कोई और नहीं, कावूर है। कावूर का सबसे बड़ा योगदान हम लोग मानते हैं। तो कुल मिला के 7 पॉइंट है जगह ना, 6-7 पॉइंट है जगह अपन याद रखना है। क्लियर? देखो इजी बहुत है, वजह यह है कि आपने कभी पढ़ा नहीं है, पढ़ा नहीं है तो वर्ल्ड हिस्ट्री पर जिससे दूर रहे हो, अचानक उससे मिल रहे हो तो चीजें सब नई नई लग रही है, बात की बहुत इजी है। तो मैं थोड़ा पृष्ठभूमि में एक बात और बता देता हूं, क्योंकि यहाँ स्पेस पड़ा है। एक इनके पता है प्रॉब्लम और थी, और इनकी प्रॉब्लम क्या थी? और थी। देखो मैंने मेजिनी का जिक्र किया, प्लस किसका जिक्र किया? गैरिबाल्डी। मेजिनी और गैरिबाल्डी। मैंने जिक्र किसका किया? कावूर। मैंने एक जिक्र नहीं किया, ये बता रहा हूं, जियोबर्टी। ए 4 आदमी ये 3 ग्रुपा बांट दिया। देखो मेजिनी और गैरिबाल्डी क्या चाह रहे हैं पता है? मेजिनी और गैरिबाल्डी चाह रहे थे कि इटली का जो एकीकरण है वो कैसा हो? गणतंत्र तरीके से हो। गणतंत्र मतलब जनता तय करे। अब जनता तो था ध्यान है, 2 आदमी में विचार को नहीं मिले, जनता के तय करे, इनको मतलब ई वास्ते वो कावूर कह तो कह पागल है कौन? गैरिबाल्डी और मेजिनी। कावूर क्या चाहता था? राजतंत्र तरीके से, भी राजा होना चाहिए। भाई राजा होगा तो राजा के पास सारी पावर होगी, देश इतना वो काम करेगा। लोकतंत्र में देखिए कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कावूर कहता था कि मुझे पागलों और सिद्धांतों से बचाना है, मतलब गैरिबाल्डी और मेजिनी से। जियोबर्टी किसके अधीन करना चाह रहा था? पोप के अधीन। जियोबर्टी क्या, पोप ने लीडर बना दिया, पोप तो धार्मिक तत्व तो ठीक नहीं है, तो कावूर का आइडिया बिल्कुल सही था और कावूर ने वो कर दिखाया। तो विचारधाराएं अलग अलग थी कि किस तरीके से इटली का क्या हो? एकीकरण हो। किस तरीके से क्या हो? एकीकरण। तो पृष्ठभूमि में सर क्या पढ़ा? नेपोलियन ने सिस अल्पाइन रिपब्लिक की स्थापना किया। एकीकरण कैसा हो, इसमें अलग अलग विचारधाराएं थी, मैंने नाम लिखा, धीरे धीरे याद हो जाएगा। इटली के आसपास की लोकेशन मैंने बता दी। और फिर हमने देखा पृष्ठभूमि हम देख रहे हैं कि इस तरीके से ये लोग थे। और जब नेपोलियन चला गया तो सबको फिर से अलग थलग करने के लिए वियना कांग्रेस की जो बैठक की गई, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, मेटरनिक जो यूरोप का पुलिसमैन कहते हैं, ऑस्ट्रिया का विदेश मंत्री था, वो इटली को एक देश मानता ही नहीं था। वो कहता था इटली तो केवल क्या है? भौगोलिक अभिव्यक्ति है। उसे यूरोप का क्या कहते हैं? मेटरनिक हो पुलिसमैन। तो मेटरनिक ने देखो जर्मनी में किस तरीके से राष्ट्रवाद का दमन किया, ऐसे इटली में करेगा, लेकिन पार नहीं पड़ेगी। अब हम बात करेंगे सहायक तत्व और बाधक तत्व की। दूसरा पॉइंट था ना, अरे दूसरा पॉइंट क्या था?
पहले बाधक तत्व पढ़ ले या पहले सहायक पढ़ लेते हैं। कौन से तत्व थे इटली के में सहायक थे और कौन से क्या थे बाधक? दो ही तो तत्व है, एक तो उसको प्रमोट कर रहे हैं कि ठीक है चलो एकीकरण, और एक है नेगेटिव पॉइंट। तो नेगेटिव पॉइंट सबसे बड़ा बाधक तत्व आपको बता रहा है कि ये थोड़ा सा ही है, तो इनको पहले पढ़ लेते हैं। बाधक तत्व पहला कौन है? ऑस्ट्रिया। दूसरा धार्मिक तत्व, भौगोलिक तत्व विमान से कहा, ये भी एक धार्मिक तत्व को सॉरी ऑस्ट्रिया तो आपको समझ में आ गई, 3 दिन से बात करें। ऑस्ट्रिया तो दोनों में बाधित तत्व था, वो नहीं चाहता था कि मेरे बगल में कोई हमसे पावरफुल हो। धार्मिक तत्व प्लस भी है माइनस भी है। प्लस कैसे है कि वो पोप नॉम था, वो बड़ा उदार था, उसने राजनीतिक बंदियों को फ्री वरी कर दिया था, कुछ इस टाइप की नीतियां थी। लेकिन दूसरा बाधक कैसे है सर? बाधक ऐसे है कि पूरे ईसाई जगत का सबसे बड़ा सेंटर था पोप का एक अलग स्वतंत्र राज्य हुआ करता था। यदि इटली इस पर इसको मिलाना चाहेगा तो दुनिया का हर ईसाई कंट्री इस पे अटैक कर सकता है, तो बड़ा खतरा भी था। ये तो बात वही होगी सोने की गिटार होना। सोने की कटार होना, हिंदी में कहावत है सोने की गिटार होना, क्या मतलब होता है? सुंदर बहुमूल्य किंतु खतरनाक। सोने की है ठीक है, लेकिन कटार तो कभी कट सके आदमी, तो नुकसान भी तो कर सके। तो पोप की उपस्थिति प्लस भी था और माइनस भी था। एक भौगोलिक कारक भी थे, देख सको भौगोलिक तत्व। भौगोलिक तत्व कैसे? भौगोलिक तत्व को मतलब हो गया कि इटली में बहुत सारे द्वीप भी तो है, तो मुख्य भूमि से कटे फटे हैं, तो भौगोलिक तत्व है। एक अपन कह सकते हैं कि विदेशियों की उपस्थिति, विदेशी तत्व कैसे कहा? क्या विदेशी तत्व? क्योंकि अलग अलग है ना, विदेशी तत्व है। कहाँ ऑस्ट्रिया का प्रभाव है, कहीं फ्रांस का है, कहीं किसी का, तो विदेशी तत्व भी नहीं चाह रहे थे। तो कुल मिला के ये सर बाधक तत्व है। लेकिन सहायक तत्व की मैं बात कर रहा हूं। सहायक तत्व की पहला क्या? कार्बोनरी संस्था। कार्बोनरी संस्था का गठन कब किया गया था? 1810। इसने दंगे करवाए। क्या करवाए? दंगे, मतलब विद्रोह करवा दिए। 1820 और 1821। कहां सर? एनपी याद रखो, नेपल्स और पीडमांट, मतलब नेपल्स, नेपल्स और पीडमांट में उन्होंने क्या करवाए? दंगे। लेकिन मैटरनिक ने क्या कर दिया? दमन। किसने दमन कर दिया? मैटरनिक। अरे जर्मनी में भी तो काल स्वाद के आदेश पारित करवाए थे सर। कार्बोनरी संस्था के बाद मेजिनी, याद रखो, मैं से मेजिनी और मैं से मसीहा। ये इटली का मसीहा भी है और क्या है? आत्मा। गुरुजी मेजिनी की क्या बात याद रखनी है? मेजिनी, मेजिनी का जो दल था क्या नाम था? यंग इटली। क्या? यंग इटली। भाई यंग इटली का मतलब समझ गए? युवा इटली। और इसने क्या कहा था? बोलो। इसका जो ध्वज था वो कैसा था? ध्वज एक तरफ क्या? एकता प्लस स्वाधीनता। एक तरफ क्या लिखा था? एकता और स्वाधीनता। दूसरी तरफ, क्योंकि युवा इटली की स्थापना कहाँ होती है? फ्रांस में, इसलिए एक तरफ फ्रांस की क्रांति का नारा समानता स्वतंत्रता और बंधुता। समानता स्वतंत्रता प्लस क्या? बंधुता। जो फ्रांस की क्रांति का क्या था नारा? इटली, ITLY। इटली का जो मीनिंग है तुम जिंदा हो। ये कहने वाला कौन है? मेजिनी। और क्या बताया था इन्होंने? क्या नारा दिया? परमात्मा पर क्या रखो? परमात्मा, परमात्मा पर क्या रखो? विश्वास। सब भाइयों कैसे रहो? एक हो जाओ। क्या हो जाओ? एक हो जाओ। और तीसरा क्या था? इटली को मुक्त करो। इटली को मुक्त करो, मतलब फ्री करवाओ। ठीक है? क्लियर? इजी है?
सर दो बाधक तत्व अब सहायक ही पढ़ेंगे। तीसरा सहायक तत्व कौन सा हो जाएगा? कौन? गेरिबाल्डी। मैं कह रहा हूं ये सहायक और बाधक तत्व पढ़ लेंगे ना, घटनाक्रम में 2 मिनट कौन लागे घटनाक्रम, क्योंकि हमारे बेसिक सीताच होगा तो घटनाक्रम एक मतलब 1/4 पेज में आ जाएगा। गेरिबाल्डी किसका सदस्य था? सदस्य किसका था? यंग इटली कोई सदस्य हो। और ये कहां चला गया था? यूएसए। यूएसए से आकर उसने 1848 में क्या क्या लाल कुर्ती दल बनाया? कौन सा? लाल कुर्ती दल। अब इटली जो मैं बता रहा हूं इस टाइप से जो आपने पढ़ रहे हो इटली, इस टाइप से इटली है ना। इटली में ये क्या था? नेपल्स। और ये क्या है? सिसली। तो इसने क्या किया? लाल कुर्ती दल ने 1860 1000 मतलब 1100 सैनिक लेकर, लाल कुर्ती दल के 1100 सैनिक लेकर उसने किस पर अटैक कर दिया? किसका? नेपल्स और सिसली। मतलब 12 साल बाद, ध्यान रखना, लाल कुर्ती दल का गठन कब किया गया? 1848। पहले यूएसए चला गया था, यूएसए से आकर, और 12 साल बाद 1860 में 1100 सैनिक लेकर, महज 1100 सैनिक लेकर किस पर हमला किया? नेपल्स और सिसली। और इस नेपल्स और सिसली को जीत कर किसको दिया? इटली में इसका क्या कर दिया गया? विलय। 1100 है तो राउंड फिगर में 1000 कैस का, तो इसको कहते हैं कि 1000 गेरिबाल्डीज। बस ये सारा एक एक आदमी एक एक गेरिबाल्डी हो, ठीक है। और उन्हें 60 में जीत कर किसको दे दिया? इटली। जो मैन इटली थी ना, जो विक्टर सेकंड और कावूर, वो इतना उत्साहित था कि पोप पर अटैक करना चाह रहा था। किस पर अटैक करना चाह रहा था? पोप पर अटैक करना चाह रहा था, लेकिन कावूर ने कहा कि अभी जल्दीबाजी है, जरा ठहरो, है ना, अभी नहीं करना। तो फिर इन्हें नहीं किया। और ये क्या कहा? इसे क्या कहते हैं? गेरिबाल्डी को इटली की तलवार। अरे के महीने तलवार किंगी, इटली की क्या है? तलवार। इसने क्या कहा? इसने कहा कि देश सेवा से बड़ा, देश सेवा से बड़ा पुरस्कार नहीं। इटली तुम अमर रहो, इटली तुम अमर रहो। देश सेवा से कोई बड़ा पुरस्कार नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इटली तुम अमर रहो। ये चीजें काम आएगी। सर इसके बाद किसको देखना है? चौथा कौन सा? भूल गए? कावूर। सर ये कावूर कौन था? ये सैनिक भी था, इंजीनियर था। सर ये सार्डिनिया और पीडमांट का राजा कौन? विक्टर एमनुअल। विक्टर एमनुअल जो राजा है, उसका ये क्या बना? पीएम। कब? 1852। और फिर इसकी मृत्यु हो गई कब? 1861। मतलब पीएम बना था 52 में, 9 साल बाद इनकी मृत्यु हो गई। शरीर की क्या कहता था? क्या कहता था? बोलो। कि हमारा तुम मानो, तुम्हें मानो या मत मानो, हमारा भविष्य किस पर है? तुम मानो या ना मानो, हमारा भविष्य किस पर है? क्योंकि उसको पता था कि फ्रांस की हेल्प के बिना हमारा भविष्य फ्रांस पर क्या है? निर्भर है। अभी फ्रांस के बिना मामला बैठेगा नहीं। कैसे? जब एकीकरण के चरण पड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। और उन्होंने कहा कि वो कहता था कि मुझे क्या करना है? बोलो। मुझे इटली को विदेशियों से, विदेशियों मतलब ऑस्ट्रिया, विदेशी मतलब ऑस्ट्रिया, मुझे विदेशियों से अनिष्टकारी से, अनिष्टकारी जो अहित चाहे, अनिष्टकारी मतलब फ्रांस, वह पागलों, पागलों मतलब, पागलों का मतलब कौन है? मेजिनी प्लस गेरिबाल्डी,
से बचाना है। बताओ कोई दिखे देखे सर। अब और कौन कौन से तत्व थे सर? 4 के बाद 5। पोप, पोप का उदारवादी, पोप के उदारवादी विचार। और छठा याद रखना, एसपी सार्डिनी और पीडमांट का राजा था ना, कौन? विक्टर एमनुअल सेकंड। वो राजतंत्र तो था उसका, लेकिन राजतंत्र उदारवादी राजतंत्र था। तो ध्यान रखना, क्या बोलेंगे? विक्टर एमनुअल, एसपी का जो क्या था राजा, वो किस विचार का था? उदार राजतंत्र का समर्थक था। किसका? उदार राजतंत्र। तो तुम आप समझे कि इस तरीके से ये तमाम चीजें थी वो इटली के लिए प्लस पॉइंट थी। तो हमने पहला पॉइंट पढ़ा पृष्ठभूमि, तो हमने देखा कि नेपोलियन ने ये बनाया, फिर वियना कांग्रेस भी, अलग अलग जो हमने दोनों इधर मानचित्र में पढ़ लिया और वहां भी पढ़ लिया किस किस का प्रभाव था, एक एक राज्य को हमने देखा है। फिर हमने सहायक तत्व भी देखे और सहायक तत्व के साथ बाधक तत्व भी देखे। अब हम पढ़ेंगे चरण। मोटा मोटा काम हो गया चरण में, केवल आपको क्या करना है, मैं केवल पॉइंट लिखूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। और फिर तथ्य है, 2-4 बातें हैं। तो आ जाओ चरण में। चरण, तो इटली के देखो चरण कौन कौन से हैं। एक ही पेज में लिख दूं क्या चरण? तो इसके चरण कितने हैं? 5। कितने चरण है? 5। पहला मैं लिख रहा हूं प्रथम चरण, ध्यान से सुनना, आपको याद हो जाएगा। पहले मैं समझा रहा हूं, फिर आप लिखना। यहां समझ में आएगा। पता है धन? क्रीमिया नाम सुना आपने? क्रीमिया, क्रीमिया वॉर। हुआ क्या था, एक क्रीमिया के लिए युद्ध हुआ। एक तरफ क्या है, रूस, ये यूक्रेन रूस का हिस्सा हुआ करता था, सोवियत संघ, ये रूसी साम्राज्य है। और इसके नीचे क्या है, तुर्की साम्राज्य। तो रूसी और तुर्की साम्राज्य के बीच एक युद्ध हुआ, क्रीमिया का युद्ध। जैसे ही क्रीमिया का युद्ध हुआ तो तुर्की की हेल्प कौन कर रहे थे? फ्रांस और इंग्लैंड, सब किसकी हेल्प कर रहे थे? तुर्की की। और काबूर ने क्या कहा कि तुम मानो या मत मानो, फ्रांस पर डिपेंड है। इसका मतलब काबूर चाह रहा है कि हम क्रीमिया की सहानुभूति ले लें। तो बिना किसी शर्त, जब फ्रांस और इंग्लैंड तुर्की की हेल्प कर रहे थे रशिया के विरुद्ध क्रीमिया के युद्ध में, तो काबूर ने बिना किसी शर्त अपनी सेना भेज दी फ्रांस के साथ, क्रीमिया युद्ध में भाग लिया। जैसे ही क्रीमिया युद्ध में भाग लिया, क्रीमिया युद्ध चला था 1855 में। क्रीमिया युद्ध ये जीतेगे कौन? ये वाले फ्रांस वगैरह। तो फिर इनके पेरिस, फ्रांस की राजधानी कौन सी है? पेरिस में सम्मेलन हुआ। पेरिस में जैसे सम्मेलन हुआ तो काबूर पहुंच गया वहां, काबूर पहुंच गया। और जब वो सम्मेलन हुआ तो काबूर ने कहा कि भाई हमारा भी देख लो यार, हम गरीब आदमी, हमारा देखो कुछ। तभी कहते हैं कि क्रीमिया के युद्ध में, क्रीमिया के युद्ध के कीचड़ में इटली का कमल खिला। क्रीमिया के युद्ध के कीचड़ में इटली का कमल खिला। 56 में पेरिस शांति मतलब पेरिस सम्मेलन में हो गया। फिर फ्रांस से 58 में, 1858 में लोम्बार्डी का समझौता कर लिया। क्या? लोम्बार्डी, लोम्बार्डी का समझौता फ्रांस से कर लिया। फ्रांस को कहा देखो ऐसा है, देखो मैंने हर चित्र में बहुत सी बातें बताई है। इटली ने फ्रांस से क्या कहा? क्या कहा पता है? इधर देखो कि हम आपको ना नीस और सेवाएं, जो फ्रांस के टच वाले इलाके ना, ये हम आपको गिफ्ट दे देंगे, आप हमें हेल्प कर दो ऑस्ट्रिया के विरुद्ध। तो फ्रांस को लगा कि यार बढ़िया आदमी है, बिना शर्त अपनी हेल्प कर दी क्रीमिया युद्ध में। अब कह रहा है कि ये क्या नीस और सेवाएं आपको दे देंगे, आप हमें ऑस्ट्रेलिया की हेल्प दो। उसने कहा यार क्या दिक्कत है, दे देंगे। अब क्या है कि काबूर बड़ा कूटनीतिज्ञ था, उसको प्राप्त था कि हम क्या प्राप्त करना है, ऑस्ट्रिया के तटवर्ती इलाके, मतलब सीमावर्ती इलाके, एलवी, लोम्बार्डी और वेनेशिया, वहां दो छोटे छोटे इलाके थे, मेसा और फरास। काबूर ने भाई ये तो लड़ाई को नहीं है कि लगानी पड़ेगी ना चिंगारी। तो काबूर ने लोम्बार्डी और वेनेशिया में वहां एक जगह थी मेसा फरास, वहां विद्रोह करवा दिया। जैसे विद्रोह किया, उधर से ऑस्ट्रिया की सेना विद्रोह का दमन करने के लिए आई। तो कहा अब पासा फेंका जा चुका है। और इधर से फ्रांस की सेना लोम्बार्डी समझौते के तहत आई और ऑस्ट्रिया को हरा दिया। ऑस्ट्रिया को हरा दिया तो क्या मिल गया?
लोमार्डी तो मिल गया लेकिन वेनेशिया नहीं मिला, आधा काम हुआ। लोमार्डी तो मिल गया लेकिन वेनेशिया नहीं मिला। जिस तरीके से जर्मनी का एकीकरण प्रसा के हुआ उसके नेतृत्व में, वैसे ही एसपी सार्डिनिया और पिडमांट के नेतृत्व में यहाँ किसका होगा? इटली का। तो मैं पहला चरण में उन्होंने क्या प्राप्त कर लिया? लोम्बार्डी प्राप्त कर लिया। तो पहले चरण की बात है वो मैं लिख रहा हूं, फिर आगे का चरण बढ़ेंगे। छोटे छोटे बहुत इजी है। पहला चरण, पहले चरण में हम क्या पढ़ेंगे? लोम्बार्डी की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? लोम्बार्डी की प्राप्ति। लोम्बार्डी की प्राप्ति के लिए थोड़ा सा इनको टाइम देना पड़ा। कैसे? 1854 में उन्होंने क्रीमिया युद्ध में क्या लिया? भाग। सर ये क्रीमिया युद्ध में भाग लिया किसने? कावूर ने। क्रीमिया युद्ध, एक तरफ तुर्की, मैं यहां लिख देता हूं, एक तरफ तुर्की और एक तरफ कौन सा? रूस। तुर्की की हेल्प कौन कर रहा था? बोलो, फ्रांस। तो कावूर ने अपनी सेना भेज दी, फ्रांस की सहायता से युद्ध जीत गए। सर 1855 56 54-55 युद्ध हुआ था। तो 1856 में कौन सा सम्मेलन हुआ? पेरिस सम्मेलन। और पेरिस सम्मेलन में भाग लिया किसने? कावूर ने। और कहा जाता है कि क्रीमिया के युद्ध में भाग लेकर, क्रीमिया युद्ध मतलब क्रीमिया के कीचड़ में किसका कमल खिला? क्रीमिया के कीचड़ में किसका कमल खिला? इटली का कमल खिला। और सर क्या ध्यान रखना है? 2 साल बाद 1858 में क्या समझौता कर लिया? लोम्बार्डी समझौता, सॉरी कोलंबियर समझौता। लोम्बार्डी तो प्राप्त हुआ, कोलंबियर समझौता। ये किस किस के बीच हुआ बताओ? कावूर मतलब इटली और फ्रांस। फ्रांस राजी हो गया। क्या समझौता था? कावूर ने फ्रांस को कहा कि आप हमारी क्या करो? हमारी हेल्प करो। किसके विरुद्ध? ऑस्ट्रिया के विरुद्ध। उन्होंने कहा कि आप हमारी ऑस्ट्रिया के विरुद्ध हेल्प करोगे तो कावूर ने कहा हम क्या दे देंगे आपको? बोलो, सेवाय और नीस। नीस दे देंगे। क्लियर? और इधर कावूर ने क्या किया? इधर क्या किया? 1859 में क्या किया? मेस और मतलब मैं बता देता हूं, चलो मैं सीधा युद्ध लिख देता हूं, वहां बता दूंगा, ब्रैकेट में लिख दूंगा। एक तरफ फ्रांस, फ्रांस और एक तरफ क्या है? ऑस्ट्रिया। युद्ध हुआ जिसमें फ्रांस की क्या हो गई? जीत। ऑस्ट्रिया की क्या हो गई? हार। इस युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? मैंने कहा ना ब्रैकेट में लिख दूंगे, मेसा प्लस फरास। फरास में दंगे करवा दिए। किसने? कावूर ने। जैसे दंगे करवाए, उधर से ऑस्ट्रिया की सेना आई, इधर से फ्रांस की सेना कोलंबियर समझौते के तहत मार भगाया। और याद रखना, इसी दंगे के बाद कहा कि अब पासा फेंका जा चुका है। क्या? अब पासा फेंका जा चुका है। क्योंकि सारी सेटिंग रेडी ना कि हमें से दंगा करवाएंगे, जैसे आएगा तो आप अटैक कर देना। तो हो गया ना कि आप पासा फेंका जा चुका है, काम चालू हो गया, रिजल्ट होना है। अब इससे इस युद्ध में उसको लोम्बार्डी तो मिल गया, लोम्बार्डी तो मिला, लेकिन वेनेशिया नहीं। वेनेशिया नहीं। कोई बात नहीं, मिल जाएगा। तो पहले चरण में इन तरीकों लोम्बार्डी की प्राप्ति होगी। अब मैं बता रहा हूं दूसरा चरण। कौन सा चरण? सेकंड चरण। ये होता है 1860। पहले इसको समझो कि चरण था क्या। देखो, पीडमांट और सार्डिनिया तो पहले से था इनके पास। लोमार्डी वेनेशिया प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन लोमार्डी मिल गया, वेनेशिया नहीं मिला। वेनेशिया को छोड़ो, अब किसका नंबर है? पीएमटी का। पीएमटी थोड़ा अंदर है, परमा, मेडोना और टस्क नहीं। तो इसने, कावूर ने फ्रांस से कह दिया, बोले आप रोड़ा मत करना, आगो ना गालनो, मेड पीएमटी में क्या करा? वोटिंग करावा।
जनता को पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ मिलना चाह रहे हो, तो जाहिर सी बात है जनता किस में रहेगी, इटली में। तो उन्होंने क्या करवा लिया, वोटिंग करवा लिया, और वोटिंग इटली के पक्ष में आ गया। तो 60 में वोटिंग पीएमटी से क्या करे, वोटिंग इटली के पक्ष में आ गया, मिला लिया। दूसरे चरण में पीएमटी को मिला 1860। कितना सिंपल है। एक बार आपको लगेगा, लेकिन जब सब दिमाग में बैठ जाएगा तो रिवीजन करने में 1 मिनट नहीं लगेगा। तो इसने क्या करवाया, पीएमटी मतलब परमा मोडेना टस्कनी, इसमें क्या कराया, वोटिंग, जनमत संग्रह, और इनका क्या कर लिया गया, विलय। इनका क्या कर लिया गया, विलय। और फ्रांस को कहा कि अरे वो आपको दिए थे ना, हमने वादा किया था क्या, सेवाई और नीस, वो ले लो। तो ये फ्रांस को क्या दे दिए, फ्रांस को क्या दे दिया, सेवाई नीस दिया। पीएमटी में क्या कर लिया, जनमत संग्रह करके मिला लिया, और सेवाई नीस किसको दे दिया है, बोलो, फ्रांस को। अब कौन सा चरण आया, थर्ड चरण। ये भी क्या है, 1860। अब किसकी एंट्री होती है, गेरिबाल्डी। याद कैसे करना है, चिंता नहीं करनी। ये कौन सा चरण है, थर्ड। थर्ड की नंबरिंग क्या है, गए। थर्ड चरण में याद रखना गेरिबाल्डी 60। गेरिबाल्डी का पहले से बता दिया मैंने, तभी तो मैंने कहा ना काम आएगा। गेरिबाल्डी का पहले से बता दिया। देखो 1860, गेरिबाल्डी 1100, गए से गेरिबाल्डी गए 1100, सैनिक ले गए, हमलों करो नीचे, नेपल्स और सिसिली को जीत के किसको दे दिया, काउर को। हालांकि वो रोम पर अटैक करना चाह रहा था, लेकिन काउर ने मना कर दिया, बोले अभी नहीं, इसका नंबर बाद में आएगा। तो थर्ड में आपको वैसे याद रह गया क्या, थर्ड कैसे याद रह जाएगा। 60 में क्या हुआ, गेरिबाल्डी ने नेपल्स और सिसिली, क्या नेपल्स प्लस क्या जीता, सिसिली जीता, और जीत कर किस में विलय कर दिया, इटली। मतलब उसको लीड कौन कर रहा था, एसपी, सार्डिनिया और पिडमॉन्ट। कौन सा चरण हो गया, थर्ड। चौथा चरण तुम्हारा पढ़ा हुआ है, पांचवा चरण ही पढ़ा हुआ है। चौथा चरण और पांचवा चरण पढ़ा हुआ है, मैं लिख देता हूं पहले। चौथा चरण सेडोवा का युद्ध, 1866 जर्मनी के किरण पड़ा था। और मैं लिख रहा पांचवा चरण कौन सा, सेडान। पहले समझो ये कब हुआ था, 1870। सुनते जाना। चौथा सेडेवा का चरण कैसे, देखो पीछे की क्लास याद है तब तो आएगा मजा, और नहीं इसका कोई मतलब है नहीं। देखो हम जब जर्मनी के एकीकरण पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि जर्मनी ने होलिस्टीन और सेल्स्टिक को, होलिस्टीन को लेकर ऑस्ट्रिया पर अटैक कर दिया था। सेडोवा युद्ध 7 सप्ताह का युद्ध कहते हैं। और उसमें इसने बिस्मार्क ने काउर से कहा था कि तुम हमें हेल्प कर दो, बदले में हम आपकी तरफ लगने वाला वेनेशिया जो आपको नहीं मिला था हम दिलवा देंगे। तो सेडोवा के युद्ध में काउर ने जर्मनी परसा की हेल्प कर दी। तो जर्मनी और इटली इन दोनों में मिलकर ऑस्ट्रिया को मारा। तो ऑस्ट्रिया ने हाथ खड़े कर दिए, होलिस्टीन का कह दिया कि यार तुम रखो, परसा को बोल दिया, और वेनेशिया किसको मिल गया। तो इसने ऑस्ट्रिया से भी परसा से भी सेटिंग कर ली। तो सेडोवा के युद्ध में दोनों के एकीकरण में फायदा है सर। दिमाग बहुत लगाना पड़ा है गुरुजी, तो दिमाग लगाना कोई काम है, और भाई कोई काम ही को नहीं। हाँ, सेडोवा के युद्ध में क्या हुआ था, परसा की हेल्प किसने की थी, इटली ने। इटली बोले काउर, वर्सेस कौन सा था वो, ऑस्ट्रिया। तो इसमें इनकी क्या हो गई थी, जीत, और ऑस्ट्रिया की क्या हो गई थी, हार। ऑस्ट्रिया की हार होगी तो ऑस्ट्रिया ने कह दिया, परसा को कह दिया कि यार तुम होलिस्टीन ले ले। और इटली को क्या मिल गया, वेनेशिया। इटली को क्या मिला, वेनेशिया। उधर भी हमने लिखा था, थारे याद है तो, सेडोवा के युद्ध में इटली को वेनेशिया मिल गया। अब बारी आई किसकी, 70। अभी याद ध्यान रखना, अब फिर जो है ना पेज फंसेगा। कैसे, वापस आओ, 70 की बात आई, पांचवा चरण। ये देखो, हाँ हाँ ये देखो। अब कहानी के कि जर्मनी, परसा को पता था कि यहाँ एक बावेरिया राज्य था, और अल्सास और लोरेन जो जब फ्रांस के पास पड़ते थे,
तो परसा चाह रहा था यार अभी जर्मनी अधूरा है, इसलिए फ्रांस पर अटैक करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? इसलिए आपको याद है कि इधर परसा ने 1870 में फ्रांस पर अटैक किया था, और फ्रांस की सेना, सॉरी, परसा की सेना फ्रांस के अंदर आ गई थी, और फ्रांस के राजा नेपोलियन थर्ड को कैद कर लिया था, और बिस्मार्क ने अपने राजा का वर्साई के शीश महलों में राज्याभिषेक करवाया था, फ्रांस की जबरदस्त बेइज्जती हुई। अब काउर पहले तो फ्रांस के साथ था, फ्रांस से ऑस्ट्रिया को आगे सब ले रहा था। अब काउर देखो, काउर याद है, गेरिबाल्डी रोम पर अटैक करना चाह रहा था 1860 में, इसने मना कर दिया कि अभी टाइम नहीं है, आएगा तब हम बता देंगे। हुआ क्या, जब 70 में परसा ने मतलब जर्मनी ने फ्रांस पर सेडान का युद्ध हुआ, फ्रांस पर अटैक किया, तो पता क्या है, यहाँ जो रोम साम्राज्य हुआ था ना, जहाँ पोप का था, रोम बड़ा साम्राज्य था, तो इटली के बीचों बीच था, बड़ा साम्राज्य था, और वहाँ फ्रांसीसी सेना थी। फ्रांसीसी क्या थी? सेना, पोप के लिए, क्योंकि उनका धर्मगुरु है। तो जैसे ही परसा ने 17 में सेडान के युद्ध में फ्रांस पर अटैक किया, फ्रांस का राजा था नेपोलियन थर्ड, तो उसको सेना की जरूरत है लड़ाई में, इसलिए जैसे ही नेपोलियन थर्ड ने फ्रांस ने पोप से सेना मंगवा ली, तब लगा किसको, सार्डिनिया पीडमांट को, बोले अब अवसर है, अब पोप के पास सामान नहीं है, तो अटैक कर दिया। इधर सेडान के युद्ध में परसा ने फ्रांस को मारा, फ्रांस ने अपनी सेना और पोप से बुला लिया, तो पीछे से सार्डिनिया पीडमांट ने सेना भेज दी कहाँ, रोम। अब पोप का राज्य रोम, रोम बहुत बड़ा था, तो रोम पर क्या कर लिया, कब्जा। कोई भी वो फ्रांस नजदीक था, वो हेल्प करना था, लेकिन वो अब खुद बिजी है, खुद हार गया। तो इधर इन्होंने पोप से क्या कर लिया, समझौता कर लिया। बोले देखो ऐसा है, ज्यादा राज्य उपकरणों के है, इतना बड़ा राज्य क्या करो, आप धार्मिक आदमी हो, तो आपको तो छोटा सा चाहिए, तो रोम तो बहुत बड़ा है, सारा हमारा हमें दे दो, आपको एक छोटा सा, देखो नाम लिखा है वेटिकन सिटी, तो आपने बचपन में कभी पढ़ा होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा देश वेटिकन सिटी, जिसको 15 महीने पैदल चलकर पार किया जा सकता है, इतना सूरतगढ़ जितना, इतना सा दे दिया किसको, पोप को। वो पोप का एक राज्य है छोटा, लेकिन वो तो बहुत छोटा है। और इस तरीके से सेडान के युद्ध में जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया, और साथ साथ किसका हो गया, इटली का। तो सेडे और सेडान दोनों में कॉमन है। तो बताओ मजा आया कि नहीं आया? अरे आ रहा है, ऐसे ही कर रहे हो, पक्की बात है क्या? वाह ठीक है फिर, तो ध्यान रखना कैसे, ये देखो, सेडोवा के युद्ध में तो वेनेशिया मिल गया, और सेडान का युद्ध किस किस के बीच हुआ, परसा बोल दियो, जर्मनी बोल दियो, एक ही बात है, वर्सेस फ्रांस। फ्रांस का राजा कौन था, नेपोलियन थर्ड। तब इसने सेना, रोम से सेना, फ्रांस ने सेना बुला ली कहाँ, सेना वापस बुलाई कहाँ से, रोम से, और पीछे से एसपी सार्डिनिया, मतलब इटली बोल दियो, या इसका नेतृत्व तो यही कर रहा था, इटली ने क्या हमला कर दिया कहाँ, रोम। रोम जीता, और इस तरीके से इटली का एकीकरण क्या हो गया, गुरुजी, इटली का एकीकरण हो गया पूर्ण, और रोम से घटाकर एक छोटा राज्य इनको दे दिया पोप को। हाँ, पोप को कौन सा, वेटिकन सिटी। ये एक छोटा राज्य है पोप का, जो बहुत छोटा है, ठीक है। इस तरीके से इटली का एकीकरण क्या हो गया, कंप्लीट। यार एक बात बताओ, अब है ना, देखो आप पढ़ो, कितने चरण है, पहला, पहले में लोमार्डी प्राप्त किया 59-60 में, दूसरा भी 60 में पीएमटी जनमत संग्रह करवा लिया, तीसरा गेरीबाल्डी 60 में नेपल्स और सिसिली जीत लिया, चौथा सेडोवा के युद्ध में वेनेशिया मिल गया, और सेडान के युद्ध में रोम का विलय हो गया। 5 ही चरण। मैंने कहा ना 1 मिनट का मामला है, लेकिन इससे पहले आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा होना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ तथ्य, क्या बता रहा हूँ, तथ्य, तथ्य, क्या बता रहा हूँ, तथ्य। आप 2 बार थोड़ा सा देख लेना, वैसे मैंने आपको ब्रीफिंग करके पीछे दे रखा है, मैंने ना ब्रीफिंग करके पीछे दे रखा है, और मैं थोड़ा और ब्रीफिंग किया, वो भी आपको भेज दूंगा, लेकिन होता था भेजा आप में बात रहा होती है। अरे कप का मांगी तो आ सके, कप में आप चाय दूध डालो कितना गाय, थोड़ा सा आएगा ना, और यदि थारकन गिलास है, कप में आसी 50 ग्राम, गिलास में आजी 200 ग्राम, लोटो है तो आधो किलो आजी। तो थे जड़े पात्रता विकसित करो, थे बड़ो मोटा टैंकर, जो बहुत सोखे है आप चीजें अंदर समास के थे लियाओगे, कप जीतो समान, तभी भी तो यास, समझ रहे हो बात।
पात्रता विकसित करो, क्लास ते रोज अटेंड करो को नहीं। चलो मैं लिख देता हूं तथ्य। तथ्य में क्या बताया, मेरियट प्लस लिप्सन, मेरियट और लिप्सन दोनों ही कहवे कि इटली में एकता को जनक कौन है, इटली और जर्मनी दोनों में एकता को जनक कौन है, नेपोलियन। इंग में तारे कोई समस्या है क्या, कोई दिक्कत? दूसरा, गेरीबाल्डी नामा के बोली तलवार, मेजिनी इटली के है आत्मा या मसीहा। विक्टर एमनुअल जो राजा था वो क्या है, वो शरीर है। वह कावूर क्या है, कावूर क्या है, मस्तिष्क। थारे की बात समझ में आएगी। मतलब इटली ने एक मानी है पूरी बॉडी, पूरी इटली सही है, लंबा लंबा ऐसे बॉडी है। इटली जो है ना, जो इटली है, इटली में क्योंकि किसके अधीन हुआ था ये, एसपी सार्डिनिया पीडमांट लीडरशिप कर रहा था। वहां का राजा कौन है, विक्टर एमनुअल। इसलिए विक्टर एमनुअल को इसने इटली का क्या माना, शरीर। और कौन ये सारा खेल खेल रहा था, काउर। इसलिए काउर इटली का क्या है, मस्तिष्क। काउर क्या इटली का मस्तिष्क। गेरीबाल्डी की है तलवार, मेजिनी आत्मा और मसीहा। पूछड़ा सवाल है, याद रह जाएगा। ठीक है, और तो इन अंदर की बात याद रखना है। ठीक है, बाकी सारी आप बात पृष्ठभूमि के कर दी, शामिल कर दी। एक और याद रखो, फिलिप्स कह रहा है राष्ट्र के रूप में जो इटली देन है वो काउर की देन है। कौन, फिलिप्स। फिलिप्स क्या कह रहा है, इटली राष्ट्र के रूप में इटली किसकी देन है। सही बात है, भी राष्ट्र के रूप में इटली काउर की देन है। भी फाइनली राष्ट्र के रूप में तो लास्ट में काउर ने तो एकीकरण किया था, यूनिफिकेशन। चलो उनका सबका योगदान है, लेकिन काउर का सबसे ज्यादा योगदान है। तो अब थारे बात समझ में आ गई कि इटली का जो एकीकरण है वो कैसे ध्यान रखना है। कितना सिंपल है, पहला पृष्ठभूमि, दूसरा सहायक तत्व और बाधक तत्व, तीसरा घटनाक्रम। मैं कह रहा हूं दो टॉपिक आगे वाले मजबूत है तो घटनाक्रम और तथ्य में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पहला हमने देखा पृष्ठभूमि क्या, कि फ्रांस के नेपोलियन ने जब इटली वाला इलाका जीता था, कार सिस एल्पाइन रिपब्लिक 1897 में, उससे उससे एकता की भावना जगी। लेकिन नेपोलियन को पतन हो गया। पतन होने के बाद में नेपोलियन का जब पतन हो गया तो फिर वही ऑस्ट्रिया की वियना में वियना कांग्रेस, जिससे मेटरनिक तो कहता था इटली भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र है, दुनिया का पुलिसमैन, उसने इटली को अलग अलग भागों में बांट दिया। लेकिन इटली इस तरीके से बाजी था, एसपी सार्डिनिया और पीडमांट में राजा एमनुअल सेवाई वंश का राजा था। इधर एलवी लोमार्डी और वेनेशिया में ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। मध्य में पोप का राज्य था। इधर नेपल और सिसिली में फ्रेडरिक बुर्गो वंश का राज्य था। तो देखो सार्डिनिया पीडमांट एसपी राजतंत्र, ये लोमार्डी और वेनिस ऑस्ट्रिया के बगल में, ऑस्ट्रिया का प्रभाव होगा। मध्य में पोप नवम और दक्षिण में साउथ नेपल्स और सिसिली, जहां बुर्गो या फ्रेडरिक, नेपल और सिसिली। मध्य में पोप, सार्डिनिया पीडमांट, एलवी। बीच में पीएमटी जहां जनमत संग्रह करवाया। सिस और सेवाई और निस हमने फ्रांस को देना है। तो मैंने मानचित्र में सारी बातें लिखी है। ये इटली कब का है, ये इटली 1815 का है, आज का नहीं है, 2025 का। 1815 का इटली इस तरीके से था। सर इटली को एकीकरण के लिए अलग अलग विचारधाराएं थी। मेजिनी और गेरिबाल्डी तो कह रहा है कि गणतंत्र, जो कि ठीक बात नहीं है। कावूर कह रहा है कि राजतंत्र। जियोबर्टी कह रहा है कि पोप के अधीन होना चाहिए। तो अलग अलग बड़ी समस्या थी। अब हम सहायक और बाधक तत्व तो देखेंगे, तो इजी है। बाधक तत्व देखा, सब बड़ा जो बाधक तत्व था वो क्या था, सबसे बड़ा बाधक तत्व था वो क्या था, बोलो भाई। सबसे बड़ा जो बाधक तत्व था वो तो था क्या, सबसे बड़ा बाधक तत्व कौन था, ऑस्ट्रिया। सबसे बड़ा जो बाधक तत्व था वो था ऑस्ट्रिया। धार्मिक तत्व मैंने बताया था, पोप की उपस्थिति,
भौगोलिक तत्व अलग अलग भागों में डिवाइड था, विदेशी तत्व क्योंकि अलग अलग देशों का अलग अलग प्रभाव था, लेकिन सहायक काफी है। कार्बोनरी संस्था, मेजिनी, मसीह और आत्मा, यंग इटली, तुम जिंदा हो। फिर गेरिबाल्डी, लाल कुर्ती दल, जिसने नेपल्स और सिसिली को 60 में जीत कर दिया था। और फिर हमने देखा काउर, क्या काउर प्रधानमंत्री था और मस्तिष्क, विक्टर एमनुअल का प्रधानमंत्री 52 में बना और 61 में मृत्यु भी हो जाती है। कहा कि हमारा भविष्य फ्रांस पर डिपेंड है और मुझे पागलों, अनिष्टकारी और विदेशियों से बचाना है। पोप का उदारवादी विचार, विक्टर एमनुअल का उदारवादी राजतंत्र, यह सहायक तत्व है। अब चरण जब पढ़ोगे तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 5 चरण है। पहला, लोमार्डी प्राप्त किया, लेकिन लोमार्डी के लिए भूमिका क्या बनाई? क्रीमिया युद्ध में भाग लिया बिना सर 1853 में, क्रीमिया के कीचड़ में इटली का कमल खिला। फिर 56 में पेरिस सम्मेलन में गया। 2 साल बाद 58 में कोलंबियर समझौता किया कि आप हमें ऑस्ट्रिया के विरुद्ध क्या दे दो, हेल्प, हम आपको सीस और सेवाएं और निस दे देंगे। तो फिर जब 1959-60 में इसने मेसा और फ्रांस में क्या कराया, विद्रोह कराया। तो ऑस्ट्रिया ने अटैक किया तो फ्रांस की सेना आ गई, उसने हरा दिया और उन्होंने कहा कि अब पैसा फेंका जा चुका है। लोमार्डी तो मिला लेकिन वेनेशिया नहीं मिला। तो पहले चरण में लोमार्डी की प्राप्ति। दूसरा चरण बहुत सिंपल, लोमार्डी के नीचे क्या है? क्या है? टीएमटी, परमा मेडोना और टस्कनी ने जनमत संग्रह करा लिया और फ्रांस को नीस और सेवाएं दे दिया। 60 में हो रहा है। तीसरा चरण भी 60 में है। गेरिबाल्डी, नेपल्स और सिसिली निचड़ जीत गए, दे दियो। चौथे चरण में सेडोवा के युद्ध में परसा का साथ दिया तो वेनेशिया मिल गया। 17 में सेडान के युद्ध में रोम मिल गया। एकीकरण क्या हो गया? पूरा हो गया। एकीकरण क्या हो गया? पूरा। तथ्य आपको बता दिया। मेरिट लिप्सन क्या है? सही बात है। नेपोलियन क्या है? इनकी एकता का जनक है। फिलिप्स कह रहा है कि राष्ट्र के रूप में इटली काउर की देन है। गेरिबाल्डी तलवार है। मेजिनी आत्मा और मसीह है। विक्टर एमनुअल क्या है? शरीर है। और मस्तिष्क कौन है? अच्छा, आप ध्यान रखना किसके नेतृत्व में इटली का एकीकरण हुआ? भाई इटली का एकीकरण कौन से राज्य के नेतृत्व में हुआ? इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? बोलो। एसपी किसके नेतृत्व में हुआ? एसपी मतलब सार्डिनिया और प्लस पीडमांट। और यहां का राजा कौन? राजा विक्टर एमनुअल, वो तो वहां का किंग है। और पीएम कौन? पीएम काउर। पीएम कौन है? काउर। बताओ कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? बोलो। तो ये इटली और जर्मनी का क्या गया? एकीकरण। मन यह लगा है कि भाई इससे शॉर्ट और इससे आसान शब्दों में कुछ हो नहीं सकता। हमने इसमें भूगोल का भरपूर क्या है यूज किया है समझाने के हिसाब से, क्योंकि हमारा माइंड चित्र में सोचता है। ठीक है बात। सीधा लोग हम लोग पढ़ते हैं तो याद नहीं रहता, और इतना जब कर लोगे तो इसमें